Hello dear students and learner. My name is Shahnawaz Ahmed and today I am going to start 23rd lecture of fluid mechanics. Okay? देखिए लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने फ्लूइड स्टैटिक्स को देखा है और उसके आगे आज हम लोग चलेंगे और फ्लूइड स्टैटिक में एक टॉपिक जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन का जो होता है कंटेनर वाला वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब फ्लूइड डायनामिक्स में मैं रोटेशन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा समझना। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स आज हम लोग शुरू करेंगे। आज जो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। ओके, यानी कि आप पहले ही समझ जाओ फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मोशन विदाउट कंसीडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। दैट इज हम लोग यहाँ पर मोशन या फ्लो की बात करेंगे, लेकिन वो फ्लो कौन से फोर्सेस के कारण आया है इसकी बात नहीं करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स तो आप कहेंगे स्टडी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल मोशन विदाउट कंसीडरेशन ऑफ बेसिक कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, दैट इज फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लूइड पार्टिकल मोशन का हम लोग स्टडी करेंगे और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, और देखिए पहले ही आप जान जाइए हम आपको हमेशा 3D के कॉन्सेप्ट से ही बात करेंगे। 3 डायमेंशन को लेके चलेंगे, वहां से 2 डायमेंशन की बात करेंगे और 1D की बात करेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो प्लीज आज जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आज का लेक्चर आपने छोड़ा और आज का लेक्चर आप नहीं समझ पाए तो फिर आगे ये नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये पर्टिकुलर ये एक ऐसा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बहुत टिपिकल लगता है लोगों को, जबकि ऐसा है नहीं। बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होगी फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे कि फ्लूइड पार्टिकल का जो मोशन होता है या फ्लूइड का जो मोशन है या फ्लो है उसको आप किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टडी करने का या ये कहिए आपको मेथड ऑफ स्टडी कहो या अप्रोच ऑफ स्टडी कहो, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अप्रोच ऑफ स्टडी का। ठीक है, अप्रोच कहो या फिर कहो मेथड। तो हम लोग किस अप्रोच या किस मेथड से हम लोग पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर सकते हैं ये हम लोग बात करेंगे। तो देखिए 2 तरीके का अप्रोच है, माना कि किसी ने बताया है, लेकिन आप कॉमन लेमैन की तरह भी सोचोगे तो किसी चीज को आपको मान लीजिए मेजर करना है। ठीक है, एक क्लास है, बहुत सारे बच्चे हैं, आपको कुछ डेटा चाहिए, तो आप ये कर सकते हो कि आप इंडिविजुअल एक एक बच्चे के पास जाओ, उसका इंफॉर्मेशन लो और फिर आप अपना डेटा बनाओ। और एक दूसरा क्या है कि क्लास में खड़े हो गए, ठीक है, ऑन एन एवरेज कहा कि बताइए ऐसा ऐसा है, मतलब सबकी बातों का एक एवरेज ले लिया और रिजल्ट दे दिया। तो 2 तरीके से किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, एक बिल्कुल इंडिविजुअल और दूसरा एक पर्टिकुलर क्या करेंगे हम लोग ग्रुप लेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा उसी को मान लेंगे। तो ठीक इसी बेसिस पर एक्चुअली अप्रोच या मेथड ऑफ स्टडी जो है, अप्रोच या मेथड ऑफ स्टडी जो है ये 2 है। ठीक है, पहला अप्रोच जो है इसको कहा जाता है लैग्रैंजियन अप्रोच या लैग्रैंजियन मेथड। तो लैग्रैंजियन साहब ने जो स्टडी करने का तरीका या मेथड बताया उसी को कहा गया लैग्रैंजियन अप्रोच, और दूसरा है यूलरियन अप्रोच। ठीक है, इस अप्रोच को बताने वाले कौन थे? यूलर साहब थे। तो आपके पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स को या फ्लूइड के मोशन को पढ़ने का 2 मेथड है।
एक या तो लैग्रैन्जियन अप्रोच से पढ़ोगे या यूलेरियन अप्रोच से पढ़ोगे। अब लैग्रैन्जियन अप्रोच क्या था, इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैग्रैन्जियन दिस अप्रोच इज पॉइंट कंसंट्रेशन अप्रोच और पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच। मतलब इनके अप्रोच में, इनके मेथड में इन्होंने कहा था कि वी आर स्टडीइंग द मोशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इंडिविजुअली, ठीक है। मतलब कि ये जो भी स्टडी करेंगे अपने फ्लूइड के मोशन का, ये एक एक पार्टिकल को लेंगे, उसके मोशन को एनालाइज करेंगे, देन जब उसका मोशन एनालाइज हो जाएगा तो फिर दूसरा पार्टिकल लेंगे, फिर उसके मोशन को स्टडी करेंगे। दैट इज इनका अप्रोच किस पर डिपेंडेंट था, तो इनका अप्रोच जो था वो कैसा अप्रोच था, पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि Lagrangian approach is a particle concentration approach, that is the entire concentration will goes on to a particular fluid particle and its motion is analyzed, and then further we go to the another particle and its motion is analyzed and so on, okay। इसीलिए लैग्रैन्जियन साहब का जो अप्रोच है एक एक पार्टिकल पर स्टडी करने के लिए बोलता है। तो अब आप खुद बताओ इनका जो रिजल्ट होगा, जो भी निकल के आएगा, इन्होंने इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल को स्टडी किया है, तो इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, 100% एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम एक एक पार्टिकल को स्टडी करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा स्टडी करने के लिए। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि ये अप्रोच कैसा अप्रोच है, हाईली टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच, ठीक है, अप्रोच, ठीक है। और ये अप्रोच जो है ये बेसिकली कहां यूज करते हैं, तो these approach are used in research और PhD, ठीक है, used in research, ठीक है, और PhD, ठीक है। तो रिसर्च और पीएचडी में इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि लगभग इतना होगा, वहां पर एग्जैक्ट बताना पड़ता है, ठीक है। और इसी वजह से इस अप्रोच को एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है स्टैटिस्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि इस अप्रोच से अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हो तो आप कहते हो कि हम स्टैटिस्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं। और ये अप्रोच आप लोग भी यूज करते हो जब लैब में काम करते हो। लैब में जब कोई एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो टीचर कितनी बार कहता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आपको कहता है कम से कम 3 बार एक्सपेरिमेंट करो, कम से कम। लेकिन जनरली रूल तो तरीका यही है कि 5 बार किया जाता है। फिर पांचों का जो रिजल्ट आता था उसको हम लोग एवरेज निकालते थे और फिर लिखते थे, तो उसमें टाइम लगता था ना, टाइम कंज्यूमिंग था ना। वो अप्रोच कौन सा था, लैग्रैन्जियन, ठीक है। तो लैग्रैन्जियन अप्रोच जो है वो पार्टिकल कंसंट्रेशन अप्रोच है या पॉइंट कंसंट्रेशन अप्रोच है। ये 100% एक्यूरेट मेथड है, ठीक है, यानी इससे जो रिजल्ट मिलेगा 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन इसमें टाइम जो लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। यही कारण है कि इस अप्रोच को हम लोग नॉर्मली क्लास में स्टडी नहीं कर सकते हैं। एक सेमेस्टर में 6 महीना और कायदे से देखा जाए तो 4 महीना मिलता है पढ़ने के लिए, और 4 महीने में भी आप पार्टिकल कंसंट्रेशन पर बात करने लग जाओगे, आप कभी फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो। तो आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो फ्लूइड मैकेनिक्स लैग्रैन्जियन तो नहीं है, लेकिन हाँ लैब में 1-2 जो छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करते हो वो एक्सपेरिमेंट किस अप्रोच पे है, लैग्रैन्जियन। इसीलिए इसको रिसर्च और पीएचडी में यूज करते हैं। और उसमें देखा होगा एक पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक पर लोग रिसर्च करते हैं और उसमें भी 4 साल और 5 साल लगता है, इसीलिए इसको रिसर्च में यूज करते हैं। और इसको दूसरा नाम क्या है, स्टैटिस्टिकल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो पहले ही जान जाओ
हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो ये अप्रोच तो नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, लैब चाहिए। बिना लैब के, बिना ऑपरेटर्स के आप एक एक पार्टिकल को एनालाइज कर लीजिएगा और इसको देखना पड़ेगा। इसीलिए अप्रोच हम लोग क्लास में, बोर्ड पर, क्लासरूम जैसे इसमें नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अप्रोच कौन दिए थे, वो था यूलर साहब का अप्रोच, और इनका कहना था कि मेरा अप्रोच जो है वो यूलरियन अप्रोच है, और अकॉर्डिंग टू हिम इनका अप्रोच कैसा था, अप्रोच था स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच। इनका अप्रोच कैसा था, स्पेस कंसंट्रेशन अप्रोच था, ठीक है। अब स्पेस का क्या मतलब है, स्पेस का मतलब है जगह, दैट इज एक्स वाई जेड। दैट इज हम लोग क्या सीखते हैं, आपने कॉलेज में देखा होगा ना, कहीं पे भी स्टडी करना होता था कि सर एक पाइप कनेक्शन है, ऐसे तो बहुत लंबा है लेकिन हमको स्टडी करना है, तो ऐसा करते हैं कि सर सेक्शन 1 मानते हैं और इसको सेक्शन 2 मानते हैं, और केवल इनके बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। तो क्या पाइप पूरा इतना लंबा था, नहीं। आपने स्टडी करने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने अपना एक स्पेस माना, या आपने एक अपना क्या माना, सिस्टम। यही चीज थर्मो में क्या कहला जाती है, सिस्टम। जो देखते नहीं हो थर्मो में डेफिनेशन क्या कहा जाता है, थर्मो में डेफिनेशन कहा जाता है एनी फिक्स्ड मास और रीजन इन अ स्पेस, इन रीजन इन स्पेस का मतलब क्या है, पूरे ब्रह्मांड में छोटी सी जगह है, ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड मास और रीजन इन अ स्पेस वेयर वी फोकस्ड आवर स्टडी इज कॉल्ड दिस सिस्टम। थर्मो में वो सिस्टम कहला जाता है। यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम पर देख रहा है, ठीक है। तो चक्कर ये है, क्योंकि आपको ऐसा कर ही नहीं सकते हैं कि एक एक पार्टिकल को हम क्लास में पढ़ा दें, इसीलिए यूलर साहब ने कहा कि देखो एक एक पार्टिकल पढ़ना मुश्किल है, बहुत बड़ा सिस्टम है, वो सब छोड़ो, उसमें एक छोटा सा जगह मानो अपना सिस्टम, दैट इज आपका पूरा फोकस केवल 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। और इसी पर कंसंट्रेशन करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में जितने भी पार्टिकल पास आउट करेंगे, इंडिविजुअली नहीं, सबको टुगेदर एक साथ सबका क्या करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे, और उन सब का जो रिजल्ट होगा एवरेज हम लोग निकाल के लिख देंगे। दैट इज कि ये जो अप्रोच है अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट हाँ नियर बाई एक्यूरेट हो सकता है। दूसरा लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा स्पेस माना, इसके अंदर जो भी पार्टिकल है उस सबको टुगेदर हम लोग मोशन को स्टडी कर लिया, ठीक है, और उसका जो एवरेज रिजल्ट है उसको लिख दिया। तो यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, तो एवरेज रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड, रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड। यही कारण है कि जब आपको कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन दिया जाता है कि इन अ फ्लूइड फ्लो सिस्टम हैविंग द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अब आप ये बताओ, फ्लूइड में क्या एक ही पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल है, और हर पार्टिकल का अपना अपना इंडिविजुअल मोशन होगा। आप कैसे लिख सकते हो कि पूरा फ्लूइड 4 मीटर पर सेकंड है, दैट इज आप जो 4 मीटर पर सेकंड लिख रहे हो वो कौन सी स्पीड लिख रहे हो, वो आप एवरेज स्पीड लिख रहे हो, एवरेज रिजल्ट लिख रहे हो, क्योंकि इंडिविजुअल लिखोगे तो फिर स्टडी नहीं कर सकते। तो हम लोग कहीं ना कहीं मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट है अप्रोक्सीमेट है, दैट इज कि वो एवरेज रिजल्ट मिल रहा है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए इस अप्रोच को हम लोग कहां पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ाया जाता है, और यही कारण है कि इस अप्रोच को एक और नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज क्लासिकल फ्लूइड मैकेनिक्स। क्लियर है। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि हम लोगों को जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स आज जो हम पढ़ाना शुरू करेंगे, तो हम कौन से अप्रोच से पढ़ाना शुरू करेंगे, पहले ही समझ जाओ, यूलेरियन अप्रोच। यानी हर अप्रोच में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस जगह पर स्टडी कर रहे हो, उस जगह के बाहर कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है। क्लियर है।
दैट इज जैसे ही मैं अपना स्पेस कंसंट्रेट कर लूंगा या मान लूंगा, आप उसके बाहर क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। कई लोगों का अजीब अजीब सवाल होता है, सर उधर क्या हो रहा है? अरे भाई, जब मैंने इसको मान लिया कि ये मेरा सिस्टम है, इस पर मेरा फोकस है, इस पर मेरा कंसंट्रेशन है, तो इसके बाहर क्या होगा उस पर हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ये यूलेरियन अप्रोच पढ़ रहे हैं। एक्चुअल फ्लूइड मैकेनिक्स, रियल फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ी होगी, तो एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम लोगों को पढ़ने का कितना अप्रोच होगा, तो 2 अप्रोच होगा, या तो ये होता है या फिर ये होता है। लेकिन हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किसको स्टडी करेंगे, तो हम लोगों का स्टडी होगा यूलर अप्रोच पे, ठीक है। लैग्रेंजियन अप्रोच के बेसिस पर एक दो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो बताए जाते हैं, तो जब बताएंगे तो पूछेंगे कि बताइए ये कौन से अप्रोच की बात कर रहा होगा, तो आसानी से आप बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इतना पता चल गया कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए मेरे पास कितना मेथड है। तो हम लोगों के पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स को स्टडी करने का 2 मेथड है, यूलेरियन अप्रोच एंड लैग्रेंजियन अप्रोच। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो, अगर आपको स्टडी करना है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, दैट इज कि फ्लूइड इज अंडर मोशन, यानी फ्लूइड जो है मोशन में है, और मोशन में है दैट इज फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि फ्लूइड का मोशन या फ्लूइड का फ्लो कितने टाइप का होगा, यानी टाइप्स ऑफ फ्लो। क्लियर है। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसके लिए आप हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो, क्लियर है। चलिए सबसे पहला हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो में, वो है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब देखो डिफिनेशन तो सबको पता है, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। फ्लूइड की पार्टिकल का या फ्लूइड के मोशन की कोई भी प्रॉपर्टी जो है उसको अगर हम लोग ले लें, ठीक है, और उसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है, किसके साथ चेंज देखना है, टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा है तो फ्लो कैसा है, स्टेडी, और अगर हो जाए तो कैसा है, अनस्टेडी, ठीक है। फिजिकली भी बताएंगे, प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो डिफिनेशन तो सबको पता है कि if the fluid properties, fluid flow properties are not changing with respect to time, then the flow is called steady flow, otherwise the flow is called unsteady flow। लेकिन अब इसका फिजिकल मतलब क्या है, तो याद रखो, हम लोगों को मैंने लिखा R by del T is equal to 0 and R is equal to क्या है, R is equal to any fluid property। अब देखिए इस चीज को समझिए, R कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, डेंसिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सेलरेशन हो सकती है, जर्क हो सकता है। इन सब को किसी को भी लेंगे और किसके साथ डिफरेंशिएट करके देखेंगे, टाइम के साथ, और अगर इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए 0 तो मेरा फ्लो कैसा होगा, स्टेडी फ्लो होगा। लेकिन ये डिफिनेशन अधूरा लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि अभी मैंने सिखाया कि आपको अप्रोच कौन सा पढ़ना है। तो अभी आपको मैंने सिखाया कि आपको अप्रोच होना चाहिए यूलर अप्रोच, दैट इज आपका ये जो चेक करना है वो हर जगह थोड़ी करना है, किसके लिए करना है, फॉर अ गिवन स्पेस, फॉर अ गिवन स्पेस या फॉर अ फिक्स्ड स्पेस जो आप मानोगे। यानी कि अगर कोई पूछे कि डिफिनेशन आप बोलो तो आप ये कहोगे कि इफ द फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम for a given space then the flow is called steady flow because we are studying the Eulerian approach। अगर ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा डिफिनेशन अधूरा है, क्योंकि आप 1 1 2 2 जो मानोगे बस उसी के बीच में ये चीज चेक करके देखोगे, उसके बाहर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो
अब अगर कभी कोई बोले कि आपको चेक करना है फ्लो स्टडी है कि अनस्टडी है, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता है तो आप क्या कहोगे? देन द फ्लो इज ए स्टेडी फ्लो। और अगर आपने कोई भी फ्लूइड फ्लो प्रॉपर्टी ली है उसको टाइम के साथ, अब देखो कोई कह सकता है ना सर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन लिया है, पार्शियल यानी डेल लिया है, डी नहीं लिया है। डी इज द टोटल, डेल इज द पार्शियल। तो पार्शियल इसलिए लिया है, मान लो सपोज दैट कोई कहता है कि सर फ्लूइड प्रॉपर्टी की जगह पे वेलोसिटी ले लेते हैं, तो देखो वेलोसिटी अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो वेलोसिटी किस चीज से फंक्शन होता है? अभी दिखाते हैं। मान लो 2v दिखा दे रहे हैं, y डायरेक्शन x डायरेक्शन, एक पार्टिकल यहां था, मोशन करके यहां पहुंच गया, ठीक है। वेक्टर पढ़ाई हो गया लेवल क्लास में, यहां पहुंच गया पार्टिकल, पॉइंट ए पर पहुंच गया। इस पार्टिकल ने x में जितना डायरेक्शन तय किया है वो कितना है? dx। y में कितना दूरी तय की है? dy। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगा है दैट इज dt। तो आप क्या कह सकते हो कि सर dx by dt is equal to u, यानी कि वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन एंड dy by dt is equal to v। y डायरेक्शन में दूरी बटा समय क्या होगा? दूरी बटा समय क्या होता है? 4, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो आप कैसे, और मान लो 3d होता तो यहां ले लेते तो z भी आ जाता। दैट इज क्या आप कह सकते हो ना सर ui प्लस vj प्लस z डायरेक्शन में कंपोनेंट को w माना तो w के, ठीक है, यानी वेलोसिटी जो है वो x y z तीनों डायरेक्शन में बदल सकता है। और वेलोसिटी किसके साथ भी बदल सकता है? टाइम के साथ भी। तो वेलोसिटी जो होगा वो फंक्शन ऑफ क्या होगा? x y z एंड टाइम, यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। अब ये स्पेस एंड टाइम का फंक्शन है, यानी वेलोसिटी या तो x में बदल सकता था, y में बदल सकता था, z में बदल सकता था और t के साथ भी बदल सकता था। लेकिन आपका फोकस केवल किसके साथ है कि वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रहा है कि नहीं। स्पेस के साथ बदले ना बदले इससे हमको मतलब ही नहीं, हम केवल किस पर बात करेंगे? अगर वेलोसिटी उस गिवन स्पेस में टाइम के साथ नहीं बदलेगा तो मेरा फ्लो स्टडी होगा। अब इसका मतलब केवल ये है कि आप वेलोसिटी का टोटल चेंज नहीं देख रहे हो, वेलोसिटी का चेंज सिर्फ किसके साथ देख रहे हो? टाइम के साथ। इसीलिए हमेशा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आपको दूसरी चीज क्या पता चली कि अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर अ गिवन स्पेस, फॉर अ गिवन स्पेस is not changing, that is it is not equals to 0, that is the flow is an steady flow, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल डिफिनेशन याद रखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपको ये ना समझ में आए कि उसका मतलब क्या है। तो ये उसका फिजिकल मतलब है, ठीक है। तो होप कि आपको स्टेडी अनस्टेडी फ्लो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा फ्लो पढ़ते हैं स्टेडी अनस्टेडी के बाद। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। बात करेंगे किसकी? कि यूनिफॉर्म फ्लो या नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कब कहेंगे, ठीक है। तो सेकंड नंबर में हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करनी है तो ये आपको भी पता होगा कि हम लोग फ्लूइड प्रॉपर्टीज में कौन सी प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे। तो देखो हम लोग बोलते थे ना वेलोसिटी का चेंज नहीं होना, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कि वेलोसिटी का चेंज हम लोग देखेंगे, लेकिन किसके साथ देखेंगे? टाइम के साथ नहीं देखेंगे। जैसे मान लो कोई बंदा आया मेरे पास, उसने कहा कि सर ये जो कनेक्शन है, पाइप कनेक्शन है, उसने कहा कि सर इस पाइप में, ठीक है, फ्लो जो था ना वो यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है, ठीक है, हो रहा था। तो हम पूछेंगे कितने बजे से कितने बजे तक,
ठीक है। या अगर हमको पूछना होगा डेटा, कहेंगे डेटा नोट करके लाना, उसको कह देंगे 6 घंटे का डेटा लाना, तो लिखेगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक फ्लो यूनिफॉर्म था, 4 से 5 ऐसा हुआ, 5 से 6 ऐसा हुआ। तो देखो यानी कि क्या है कि अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर आपको फ्लूइड की स्टडी करनी है, तो इस बार आपको 2 चीज फिक्स करना पड़ेगा, एक तो टाइम और दूसरा स्पेस, ठीक है। तो अब देखो, अगर तुम मेरे को देखो, सपोज दैट यहाँ पे जगह है, ठीक है, कोई बंदा मुझे देखता हो और हमने क्या कहा है, मेरा अप्रोच यूलर अप्रोच है, यूलर अप्रोच है, तो तुम सबसे पहले किसको फिक्स करोगे, स्पेस को। तुम कहोगे कि देखो सर ना यहां से वहां तक चलेंगे ना तो हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि जैसे हम बढ़ रहे हैं, हम अपने स्पेस पे चलते जा रहे हैं, और आप कहोगे कि सर ने स्पेस पे, यहां पर सर थे तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, सर थोड़ा आगे बढ़े तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है, थोड़ा आगे बढ़े तो भी 1 मीटर पर सेकंड स्पीड है। दैट इज, आप ये कह सकते हो कि इफ the velocity of flow is not changing with respect to space, जो स्पेस तुमने फोकस किया है उस स्पेस में वेलोसिटी नहीं बदल रहा था, लेकिन कब, तो आप कहोगे फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी जो भी तुमने टाइम फिक्स किया है उस टाइम पर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, और स्पेस का मतलब वेलोसिटी ना तो एक्स में बदल रहा है, ना वाई में, ना जेड में, ठीक है। और टाइम को तो हमने फिक्स कर ही लिया। यानी कि जब भी आप फ्लो में सीखना चाहते हो कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो तुम सबसे पहले कहना कि ठीक है हम 11 बजे से 12 बजे तक देखेंगे, ठीक है। तो तुमने टाइम तो पहले ही फिक्स कर लिया, यानी कि फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और फिर तुम कहोगे कि यहां से वहां तक बस स्टडी करेंगे, तो यहां पर से लेके वहां तक में लगातार मैंने वेलोसिटी को मेजर किया, हर जगह एक 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक, और यही मेरा गिवन स्पेस था, और इस स्पेस में वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बिटवीन 11 PM to 12 PM, देन द फ्लो इज कॉल्ड यूनिफॉर्म फ्लो। इस चीज को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर गलती होता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखोगे, जब भी कोई पूछे यूनिफॉर्म फ्लो कब कहेंगे फ्लूइड में, तो आप कहोगे कि फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम लिखो, या फिर आप लिख सकते हो फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, if the velocity of flow is not changing with respect to space, then the flow is called uniform flow, uniform flow. Otherwise the flow is called non-uniform flow, ठीक है। Not equals to 0, then the flow is non-uniform flow, ठीक है। तो देखो, लेकिन जब नॉर्मल हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते थे, तो हम लोगों को वहां पर स्पेस फिक्स नहीं करना था, ठीक है। हम लोग केवल क्या कहते थे कि वो बंदा पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हमको स्पेस का चक्कर ही नहीं था। तो हम लोग केवल किसके साथ देखते थे, वेलोसिटी का समय के साथ चेंज हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वहां पर स्पेस की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बिना स्पेस लिए तो आप स्टडी नहीं कर सकते हो, बिकॉज द अप्रोच इज यूलेरियन अप्रोच। क्लियर है? तो ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म फ्लो कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, और ये बहुत जरूरी है, इस चीज को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे मजेदार कुछ है नहीं। अभी थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे तो देखना, बिलीव मी, आप जो आपको क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स के लगते हैं कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, उसको आपको समझने की जरूरत में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बहुत आसानी से क्लियर हो, ठीक है। तीसरा हम लोग फ्लो ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, ठीक है।
अब देखो, मैंने पहले ही शुरू में फ्लूइड प्रॉपर्टी जब पढ़ाया कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में बात किया था, और हमने कहा था इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब ये है कि ना तो वेलोसिटी बदलेगी ना डेंसिटी बदलेगी। यानी जैसे ही तुम कहते हो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड विल नॉट चेंजिंग, दैट इज डेंसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। और चूंकि हम कंप्रेस करके ही चेक करेंगे तो प्रेशर लगाकर ही देखेंगे ना कि डेंसिटी बदल रहा है कि नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि डेंसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। और किसके लिए? तो फॉर अ गिवन स्पेस के लिए, देन द फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ठीक है, लेकिन यहां देख लीजिए, इनकम्प्रेसिबल जैसे ही कह रहे हैं, डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है। अब चाहे डेंसिटी को तुम प्रेशर के साथ चेंज करके देखो या किसी और चीज के साथ चेंज करके देखो, कांस्टेंट कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है? एनी टर्म विच इज नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम लोग को डेंसिटी का चेंज देखें प्रेशर के साथ, किसके लिए? तो फॉर अ गिवन स्पेस के लिए, जो हमारा कंसंट्रेशन जिस पे है और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लो कैसा है? कंप्रेसिबल फ्लो है। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्रेसिबल फ्लो कह देंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें के बाद हम लोग देखते हैं फ्लो में। नेक्स्ट अगर हम लोग फ्लो को स्टडी करना चाहते हैं तो नेक्स्ट है मेरा रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। और अभी हम लोग केवल डिफिनेशन देख रहे हैं, पूरा डिटेल में रोटेशनल फ्लो, इररोटेशनल फ्लो क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या है, कैसे है, सब इसी चैप्टर में हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है 4 नंबर में कि रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। क्लियर है? देखिए, रोटेशनल का मतलब ये है कि इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स आर रोटेटेड अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, देन द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो। यानी कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो यहां से मोशन करके यहां आ रहा है, यहां से मोशन करके यहां आ रहा है, यहां से मोशन करके यहां आ रहा है, और ये फ्लूइड पार्टिकल अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्या कर रहा है? रोटेट हो रहा है। डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपको। दैट इज, ये पार्टिकल यहां से यहां आया, यहां से आया, और साथ ही साथ ये अपने खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करते हुए जा रहा है? रोटेट करते जा रहा है, जिस तरीके से लट्टू रोटेट करता रहता है। ठीक है, या ये कहिए जिस तरीके से अर्थ सन के चारों तरफ भी रोटेट करता है और खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्या करता है? रोटेट करता रहता है। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड रोटेशनल फ्लो और रोटेशनल मोशन। और पहले भी मैंने बताया है, ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर शियर स्ट्रेस, एक कांस्टेंट शियर स्ट्रेस लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा क्या है कि ये आपको घूमते घूमते जा रहा है। मान लो ऐसा ले लेते हैं, मेला गए होंगे, उसमें एक झूला है, जो झूला इस तरीके से घूमता रहता है और उस झूले में आप खड़े हैं। ठीक है, और इस झूले पे आप इस तरीके से खड़े हो। अब देखो, इस केस में क्या है? मोशन तो हो रहा है, लेकिन मोशन इस तरीके से हो रहा है, ये अपने ओन सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं ना घूम रहा है, इसलिए ऐसा मोशन क्या कहलाएगा? इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बोला जाए तो शक्तिमान, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा तो शक्तिमान का जो मोशन है वो कैसा मोशन है? रोटेशनल फ्लो था। ठीक है, और शादी के मंडप में जो फेरे ली जाते हैं वो फेरा कैसा होता है? इररोटेशनल। आप केवल आपके चारों तरफ घूमते हैं। तो
ठीक उसी तरीके से लट्टू का मोशन, अर्थ का मोशन, शक्तिमान का मोशन, ये सब रोटेशनल फ्लो है। और ये रियल फ्लूइड का क्राइटेरिया है, क्योंकि शियर स्ट्रेस कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इसके ऊपर, सर के ऊपर कोई भी शियर नहीं लग रहा होगा, तभी तो ये अपने ओन एक्सिस पर नहीं घूम रहा है। दैट इज की इररोटेशनल फ्लो जो होता है वो आइडियल फ्लूइड के लिए है। दैट इज आइडियल फ्लूइड का मोशन हमेशा कैसा होता है? इररोटेशनल फ्लो होता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करता हुआ फ्लो करता है तो उसको रोटेशनल कहते हैं, और अगर नहीं करता है तो उसको इररोटेशनल कहते हैं। और इसको अगर हम लोग मैथमेटिकल पढ़ेंगे तो अलग से जब पढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके पास रोटेशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं मिलेगी, और जब नहीं होगा तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी हमेशा 0 के बराबर मिलेगी। तो वो हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करना। ठीक है, तो रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है आपका लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो का मतलब क्या होगा? लैमिनार फ्लो का मतलब होगा कि सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स या जो मोशन कर रहे हैं वो लैमिना के फॉर्म में कर रहे हैं। दैट इज की देखिए लेयर बाय लेयर मोशन हो रहा है। सारे के सारे फ्लूइड जो है बिल्कुल लेयर बाय लेयर मोशन कर रहे हैं, और इनमें जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है कोई भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो ऐसा फ्लो क्या है? लैमिनार फ्लो है। फ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ लैमिना। ठीक है, कोई बल्क मिक्सिंग नहीं है। लेकिन वही दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि मोशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ ये पार्टिकल उछल के उधर चल जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, यानी आपस में बल्क मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो आपस में जो पार्टिकल इधर उधर लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे जंप कर रहा है, इसके कारण इसका जो मोशन है वो कैसा मोशन है? टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या हुआ? क्लियर है? अलग से हम लोग चैप्टर भी पढ़ेंगे लैमिनार फ्लो का पूरा, टर्बुलेंट फ्लो के लिए भी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक दो और है टाइप ऑफ फ्लो, उसमें हम बता दें जैसे इंटरनल फ्लो एंड एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, अब देखिए इंटरनल फ्लो क्या है? If the flow is done inside the confined passage, then the flow is called internal flow. That is की पाइप है, यानी कि अगर आपका फ्लो एक ऐसे पैसेज के अंदर हो रहा है जो कन्फाइंड है, ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनल फ्लो। जैसे पाइप फ्लो या डक्ट फ्लो, एयर कंडीशनिंग में डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब फ्लो कैसा है? इंटरनल फ्लो है, जिसमें हम लोगों का फ्लो एक कन्फाइंड पैसेज के अंदर हो रहा है। और अगर आपका फ्लो कन्फाइंड पैसेज में नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, किसी के ऊपर से पास कर रहा है, तो ऐसा फ्लो कैसा है? एक्सटर्नल फ्लो है। जैसे आप अपनी कार से चला के जा रहे हो तो हवा उस कार को ऊपर से टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, यानी कि फ्लो ओवर दी ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये सब किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्सटर्नल फ्लो। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटरनल फ्लो तब कहेंगे जब फ्लो अंडर द कन्फाइंड पैसेज हो, और एक्सटर्नल फ्लो तब कहेंगे जब फ्लो ओवर दी ऑटोमोबाइल्स हो, किसी भी चीज के ऊपर से फ्लो हो रहा है, जैसे एरोप्लेन्स के विंग्स से फ्लो ऊपर से एयर कट किया जा रहा है, तो ये सब फ्लो कैसा है? एक्सटर्नल फ्लो है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी फ्लो को 3 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन पहला है 3D फ्लो। इसका मतलब यह है कि इफ द fluid properties are changing in all the 3 directions, then the flow is called 3D flow. Second है 2D flow. अगर fluid properties are changing, if the fluid properties are changing only in 2 directions, then the flow is called 2D flow. And for 1D flow, if the fluid properties are changing only in one direction, then the flow is called 1D flow. ठीक है,
तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी हम लोग फ्लो को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3D फ्लो, 2D फ्लो एंड 1D फ्लो। 1D फ्लो, ठीक है। यानी कि देखो, अब आप पहले ही जान लो 1D फ्लो जो होता है ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। इस तरीके का फ्लो प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, आपको जो पाइप फ्लो वगैरह पढ़ाया जाता है, इसको मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि कैसा है फ्लो, 1D फ्लो है। तो आपको जो पाइप फ्लो वगैरह जो आप पढ़ते हो उसको आप 1D अज्यूम करते हो, होता नहीं है 1D। ऐसा कैसे पॉसिबल है? कोई चीज फ्लो करेगी तो केवल उसमें एक्स हो या केवल वाई हो या केवल जेड हो, कम से कम 2 डायमेंशन तो होगा ना। माना कि ठीक है एक्स में जा रहा था लेकिन कुछ ऊंचाई तो होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि कम से कम 2D फ्लो तो होगा ही होगा, लेकिन 1D पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाइप फ्लो को कैसा अज्यूम करते हैं? 1D फ्लो अज्यूम करके चलते हैं। तो यहां तक जो है ये क्या है आपका टाइप्स ऑफ फ्लो है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लो बताए। और इसको याद रखिएगा, इसलिए याद रखना है क्योंकि ये बहुत काम देगा आपको चीजों को समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग शुरू करेंगे, और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सीखेंगे इसके आगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन पे बात करेंगे, और इन सब चीजों को देखेंगे और इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डेफिनेशन पढ़ाया है टाइप्स ऑफ फ्लो का, इसको भूलिएगा नहीं, इससे बहुत सही से आपको क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर को। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।